स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके आगे की जो क्लास है उसको देखने वाले हैं। इसके पहले हमने लगभग 17 क्लासेज आपको करवा दी हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले क्लासेज आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ठीक है, आज क्लास 18 है और जो टॉपिक का नाम है वो है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जो होता है। हालांकि यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ लिखा है, जिसको हिंदी में उद्यमिता बोला जाता है। ठीक है, इसके पहले हमने इस टॉपिक से रिलेटेड 20 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं और आज जो क्वेश्चन 21 से शुरू होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड पीडीएफ स्टडी मटेरियल इस वेबसाइट पर आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है। वेबसाइट है globaliti.org। सिंपली गूगल में सर्च कर लेना है। ठीक है, गूगल ओपन कीजिए, उसमें टाइप कीजिए globaliti.org। आपको ये वेबसाइट मिल जाएंगी और वहाँ पर एक ऑप्शन बना होगा कोर्स का। कोर्स में आपको जाना है और अलग अलग आपको कोर्स वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसके पहले की वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में ग्लोबल आईटीआई सर्च कीजिए। जब ग्लोबल आईटीआई आप चैनल सर्च करते हैं इसके ऊपर क्लिक कीजिए, फिर आप देखेंगे एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा। प्लेलिस्ट में जाइए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर आपको इसके पहले की वीडियोज़ मिल जाएंगी। प्लस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका जो डिटेल लिंक है सभी क्लासेस का वो दे दूँगा और वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, ट्विटर का लिंक दे दूंगा, जिससे आप हर जगहों पर फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है 21 इस आपके सामने है। कह रहा है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एमएसएमई। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है पहले भी। अगर आपने पहले क्लासेस देखी होगी तो अब तक आपने आंसर इसका अपने अंदर सोच भी लिया होगा। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म पूछ रहा है सिंपली। एमएसएमई जो होता है हमारा एक मिनिस्ट्री है। ठीक है, जो एमएसएमई को प्रमोट करती है। एमएसएमई मिनिस्ट्री भी होती है, जिसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे उद्योग वगैरह लगाते हैं उसके लिए उनका रजिस्ट्रेशन करना, उनके लिए फाइनेंस उपलब्ध कराना, इस प्रकार के काम करते हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल एमएसएमई का जो है फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पहला ही मिल जाएगा माइक्रो, एम फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, बहुत छोटी और मीडियम, तीन प्रकार के जो इंटरप्राइजेज हैं, कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, बिजनेस है, वर्कशॉप है, इस लेवल में अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सब एमएसएमई के अंतर्गत आता है। और एमएसएमई का फुल फॉर्म यही होता है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, ये तो सिंपल आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा। फुल फॉर्म वगैरह में तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ट्वेंटी टू है क्वेश्चन, स्टैंड अप इंडिया। एक्चुअल में एक प्रोग्राम है। आप अलग अलग स्कीम देखते होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, समय समय पर बहुत सारी स्कीम आती रहती हैं बैंक वगैरह में। जैसे कभी आपने प्रधानमंत्री कोई ग्रामीण रोजगार योजना या इस तरह से कई प्रकार की योजनाएं आती रहती हैं। इसी तरह से एक स्टैंड अप इंडिया भी एक क्या है, गवर्नमेंट की मतलब योजना है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जो लोग कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करना। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें यही होता है, इसका मोटिव होता है। जैसे किसानों के लिए भी केसीसी होता है ना, जो किसानों को लोन दिया जाता है उनको खेती वगैरह करने के लिए। उसी प्रकार से ऐसे जो भी इंडिया के लोग हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, वो बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका स्टैंड अप इंडिया के नाम से एक प्रोग्राम चलता है। तो फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। स्टैंड अप इंडिया समुदायों के बीच उद्यमिता का समर्थन करता है, मतलब वही बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए किसके किसके बीच, तो ये जो है महिलाओं और SC ST कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर 22 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23rd कह रहा है, देखिए अभी इसके पहले की, हाउ मच बैंक लोन द स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया अभी मैंने इससे पहले बताया कि ये वही प्रोग्राम है, एक तरह की स्कीम है गवर्नमेंट की। तो इसके अंतर्गत जो है कितना लोन, कोई भी नया न्यू इंटरप्राइजेज लिखा हुआ है ना, फार्मिंग को छोड़कर। देखिए कृषि के लिए ऑलरेडी एक अलग अपना विभाग बना हुआ है, कृषि के लिए अलग से लोन देती है बैंक। लेकिन कृषि को छोड़ के किसी अन्य क्षेत्र में अगर कोई नया सेटअप करना चाहता है, नई कंपनी, नया रोजगार शुरू करना चाहता है, ठीक है,
तो उसके लिए स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत जो प्रोग्राम है उसमें कितना लोन एक बैंक जो है सैंक्शन कर सकती है, ठीक है, या कितना लोन दे सकती है, यही लिखा हुआ है कि बैंक ऋण प्रदान करती है, कितना लोन देती है। एक नियम होगा ना कि जैसे कृषि के अंतर्गत होता है कि आपका इतना खेत है तो उसके आपको मैक्सिमम इतना लोन मिलेगा, एक क्राइटेरिया रहता है। तो इसी तरह से जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है इसके अंतर्गत आपको कितना लोन मिल सकता है अधिकतम और मिनिमम, तो ये यहाँ पर आपका आंसर डी सही है, ये आपको याद करना पड़ेगा। कम से कम 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच जो है आपको लोन मिल जाता है स्टैंड अप इंडिया जो प्रोग्राम है इसके अंतर्गत, ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। 10 लाख से 1 करोड़ के बीच जो है इसमें आपको मिलता है पैसा, लोन मिलता है, ठीक है। हालांकि इसके लिए कोई क्राइटेरिया होगा, ऐसा नहीं कि कोई भी चला गया, ठीक है। एमएसएमई, फिर से वही बात आ गई, इनकरेज, जो एमएसएमई है मतलब ये जो विभाग बनाया गया है एमएसएमई का, वो इनकरेज करता है, बढ़ावा देता है, प्रोत्साहित करता है किसको, इंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। पॉपुलेशन इन कंट्री, देखिए इसका पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, स्कूल एजुकेशन से भी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था इंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता, रोजगार, अगर ऐसा कुछ आप अपना स्वरोजगार या अपना वर्कशॉप, अपनी कंपनी कुछ इस प्रकार का काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एमएसएमई आपको बढ़ावा देता है, आपको सपोर्ट करता है, आपको फाइनेंस वगैरह की ये सब चीज़ें मुहैया कराता है, ठीक है। ये आपका आंसर ए सही। जहाँ भी एमएसएमई आएगा वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर जो है ऐसे शब्दों वाले जो आंसर होंगे वही सही होंगे आपके, ठीक है। 24 का आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच इज़ द गुड मेथड टू इंटरेक्ट विथ कस्टमर फॉर सर्वे। देखिए मैंने इससे रिलेटेड कल भी आपको क्वेश्चन कराया था कि सर्वे क्या होता है। सर्वे एक प्रोसीजर होता है जिससे हम अपने बिजनेस से रिलेटेड अपने कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं। जैसे अगर हमने कोई बिजनेस शुरू किया, फॉर एग्जांपल हमने रेस्टोरेंट शुरू किया, ठीक है, तो रेस्टोरेंट में हम खाना कैसा बना रहे हैं, हमारा सर्विस कैसा है, क्या कमी है, क्या उसको बेहतर किया जा सकता है, तो ये कैसे पता चलेगा। अगर आप आपके यहाँ जो 20-25 कस्टमर आ रहे हैं, 20 में से कम 10 कस्टमर से आप फीडबैक ले रहे हैं कि सर हमारा खाना कैसा बना, आपको सर्विस कैसी लगी, कोई कमी है तो बताइए जिसको हम आगे सही कर सकें, तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा और ये फीडबैक कहलाता है और एक तरह से यही सर्वे भी कहलाता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि गुड मेथड टू इंटरेक्ट विथ कस्टमर फॉर सर्वे, अगर सर्वे के लिए ग्राहक के साथ बातचीत करने का अच्छा तरीका कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले गो प्रिपेयर विद द क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क, मतलब आप जो प्रश्न अपने ग्राहक से पूछना चाहते हैं उसको आपको पहले ही तैयार कर लेना चाहिए, सही बात है। दूसरा, स्पीक टू एटलीस्ट 20 पीपल्स टू गेट अ रिलायबल लेटर, कम से कम 20 लोगों से तो बात करिए। किसी भी प्रोडक्ट को आप डिजाइन कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट बेहतर है कि नहीं, तो वो कैसे कर सकते हैं। सिर्फ एक आदमी से पूछेंगे तो हो सकता है कि वो कह दे बेहतर है, लेकिन वहीं से आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। 2 लोगों से पूछेंगे, हो सकता है दोनों कह देंगे बेहतर है, तो इसीलिए कम से कम जो है 20 लोगों से तो आपको पूछना ही चाहिए कि प्रोडक्ट बेहतर है कि नहीं। उसके बाद देखिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग क्या बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं कि बुरा बता रहे हैं। अगर अच्छा है तो फिर आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाएंगे, बुरा है तो उनसे पूछिए क्या बुरा है जिसमें आप सुधार कर सकते हैं, तो ये भी आपका आंसर सही होगा। और स्पीक पोलाइटली एंड डीपली, तो ये भी सही बात है कि कस्टमर से आप क्या बहुत प्यार से बात करेंगे, ठीक है, और गहराई से, वही मतलब है कि सेंस के साथ काफ़ी प्यार से बात करेंगे तभी तो आपको सही राय देगा। और अगर आप टेढ़े बात करोगे तो आपको फीडबैक क्यों देगा। तो यहाँ पर आपके तीनों आंसर सही हो रहे हैं, इसलिए आंसर आपका परफेक्ट कौन सा हो जाएगा, आंसर डी, ऊपर के सभी, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ द इम्पोर्टेंट स्केल टू इम्प्रूव बिजनेस आइडियाज़, ठीक है, जो बिजनेस आइडियाज़ हैं उनको बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण स्केल क्या है, ठीक है, क्या पैमाना है। व्यवसायिक विचारों को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण पैमाना कौन सा है। जैसे आपने कुछ बिजनेस सोचा है, बिजनेस आइडियाज़ आपने सोचा है, ठीक है, उसी के बारे में है कि वो बेहतर कैसे बन सकता है। कस्टमर, कंपटीटर एंड टेक्नोलॉजी, फंड्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सब कुछ ज़रूरी है। जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में आया है, उसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। उसके लिए ग्राहक भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि उसके लिए कस्टमर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे जो प्रोजेक्ट आप तैयार कर रहे हैं। दूसरी चीज़,
कि उसका कंपटीशन कैसा है मार्केट में, ठीक है, और टेक्नोलॉजी मतलब कहाँ पर, जैसे होता क्या है ना कि कोई नई चीज़ आप बना रहे हो तो नए ज़माने की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि आप पीछे चले जाएं और मार्केट में कुछ और आ गया है और आप कहीं पीछे वाली जो पुरानी मतलब घिसी पिटी चीज़ है आज वो बनाने की प्लान कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको फंड्स की भी ज़रूरत पड़ती है और गवर्नमेंट स्कीम वगैरह के अंतर्गत आपको फंड मिल जाता है तो और भी बेहतर है। तो यहाँ पर भी ये तीनों ऑप्शन जो हैं आपके बिजनेस आइडियाज़ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे में भी आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर डी सही हो जाएगा, ऊपर के सभी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 27। एनआईसी का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है। ये जो एनआईसी है ये बिजनेस से रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपका एनआईसी वो नहीं है, एक जो आपने देखा होगा ना नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर होता है तो वो नहीं है, ठीक है। ये आपका एनआईसी बिजनेस से रिलेटेड है, तो इससे आपका इसमें से फुल फॉर्म पूछ रहा है। सिंपली फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। नेट इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं, ये नहीं होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शन भी नहीं होता है। ये होता है नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न। जैसे कोई भी आप बिजनेस या कोई प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं तो उसकी आवश्यकता क्या है, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट क्या है, मतलब किस प्रकार के लोग इंटरेस्ट लेंगे, और कंसर्न मतलब कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसका एनालिसिस करने के लिए एक तरह से आपका एक टूल है, ठीक है। तो एनआईसी का फुल फॉर्म होगा नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न। आंसर आपका सी सही हो। कई सारे बिजनेस मॉडल हैं, इसके पहले भी हमने देखा था। तो सब बिजनेस मॉडल क्या करते हैं, उस बिजनेस को, वो बिजनेस सफल होगा असफल होगा उनकी कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, स्टडी करने के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूवीपी, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब यूवीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, ठीक है। तो ऐसा होता है कि मान लीजिए आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, मार्केट में तो बहुत सारी मोबाइल हैं, ठीक है, मार्केट में बहुत से सिम कार्ड ले लेते हैं, मोबाइल के बहुत से सिम कार्ड हैं, और आप भी सिम कार्ड का ही बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसा वैल्यू लाना पड़ेगा, आपको कुछ इस प्रकार का जो रेट है वो तय करना पड़ेगा कि उस रेट पर कोई और मार्केट में ना हो, तभी तो आपकी एंट्री होगी। जैसे जियो ने एंट्री किया था, ठीक है, जियो ने शुरू में क्या किया, फ्री कर दिया, उसके बाद फिर दूसरों की अपेक्षा कम पैसे में ज़्यादा डेटा और ये सब वैलिडिटी दे रहे थे ना। तो उसी की बात कर रहा है कि यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन। और द्वितीय मूल्य प्रस्ताव, मतलब ऐसा मूल्य आप प्रस्तावित करें अपने बिजनेस के लिए जो ऑलरेडी मार्केट में ना हो, ठीक है, उनसे आप बेहतर हो। यहाँ पर आंसर भी सही है। कुछ इसमें ज़्यादातर आपको फुल फॉर्म्स है जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फीडबैक मीन्स, फीडबैक क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि फीडबैक क्या होता है कि आप अपने बिजनेस, किसी भी प्रकार के बिजनेस से रिलेटेड आप अपने कस्टमर से फीडबैक लेते हैं कि मेरा ये प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं अच्छा है, अगर अच्छा नहीं है तो उसमें क्या सुधारूं, जो आपको जिससे प्रॉब्लम है उसको मैं सही कर सकूं, यही सब चीज़ें हैं ना। जनरली जब भी कोई नई कार लॉन्च होती है, शुरुआत की जो पहली लॉट होती है लॉन्चिंग के टाइम पे, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं धीरे धीरे, तो कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है। कोई बताता है इसका ब्रेक सही नहीं लग रहा है, कोई कहता है इसकी लाइट का जो थ्रो है वो अच्छा नहीं है, तो धीरे धीरे कंपनी क्या करती है कि नेक्स्ट मॉडल में उसको अपडेट कर देती है और जो पहले की प्रॉब्लम्स है उसको सही कर देती है। तो कैसे कर पाती है, कस्टमर से फीडबैक लेकर। तो सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, अगर कोई हमें कहता है कि आप में आपके प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उससे क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो कोई बताता है तो भी फीडबैक कहलाएगा, ठीक है। थिंग्स पीपल लाइक अबाउट द आइडियाज़, ठीक है, जो आपके बिजनेस के बारे में जो चीज़ें लोग पसंद कर रहे हैं कि हाँ ये आपके प्रोडक्ट में ये सब अच्छा है। जैसे आपकी कार अच्छी है तो कोई बताएगा कि हाँ आपकी जो कार है उसका म्यूजिक सिस्टम अच्छा है, तो ये एक अच्छा फीडबैक हुआ, तो ये भी फीडबैक ही कहलाएगा, ठीक है। थिंग्स पीपल डू नॉट लाइक अबाउट द आइडिया, अगर हो सकता है आपकी कार या आपके बिजनेस आइडिया के बारे में कोई पसंद नहीं कर रहा है, वो आपको बताएगा कि इसमें ये चीज़ सही नहीं है, आप ये करिए, ठीक है। मतलब कोई पसंद कर रहा है आपके प्रोडक्ट को, वो भी फीडबैक कहलाएगा, नहीं पसंद कर रहा है वो भी फीडबैक कहलाएगा, कोई आपको सुधार के लिए कह रहा है वो भी फीडबैक कहलाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर भी तीनों आंसर सही दिख रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल ऑफ द एबव, आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्ट भी एक टूल है, ये बिजनेस के लिए यूज किया जाता है बिजनेस स्ट्रेटजी में, और स्मार्ट सिर्फ एक शब्द नहीं है, इस हर शब्द की एक मीनिंग है, SMART, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको सारे शब्दों का आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि एस का फुल, स्मार्ट में एस का क्या मतलब है, इसी तरह से पूछेगा एम का क्या मतलब है, फिर पूछ सकता है ए का क्या मतलब है, आर का क्या मतलब है, टी का क्या मतलब है, ठीक है। तो जो एस होता है,
एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, जो स्मार्ट शब्द है ये, इसमें एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। ठीक है, आंसर आपका ये सही होगा। इसके सभी शब्दों का आपको एक तरह से याद कर लेना, ठीक है। ये जो स्मार्ट है एक जगह आप लिख लीजिएगा, एस से स्पेसिफिक हो गया। एम से, एम शब्द पूछ रहा है कि स्मार्ट में जो एम है इसका क्या मतलब है। मेजरेबल, जिसको मापा जा सके, ठीक है। जैसे हम कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं कोई चीज़, तो उसको हम मेजर कर सकें कि हाँ इसमें क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, या क्या कैलकुलेशन कर सकें उसकी। ऐसा ना हो कि सिर्फ हवा में हमने सोच लिया। बहुत से ऐसे बिजनेस होते हैं जो सिर्फ हवा में होते हैं, एक्चुअल में उनको आप जोड़ घटा ही नहीं सकते कि इसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ठीक है। तो यही ऐसी चीज़ें जो मेजरेबल हो, ठीक है। एम फॉर मेजरेबल, जिसको मापा जा सके। उसके बाद ए से आपका होता है अचीवेबल, मतलब जिसको प्राप्त कर सकें। ऐसा नहीं कि सिर्फ ख्याली बुला हो, ऐसी चीज़ हो जिसके आप कर ही नहीं सकते। मतलब आपने बिजनेस तो बहुत अच्छा सोचा, लेकिन इतना अच्छा सोच दिया कि जिसको किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर करने की बात हो रही है कि बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसको आप क्या कर सकें, अचीव कर सकें, या उसका जो टारगेट है उस गोल को आप अचीव कर सकें, ठीक है। यहाँ पर आंसर भी सही होगा। आर का मतलब होता है आपका यहाँ पर रियलिस्टिक, वास्तविक हो। जैसे हमने सोचा कि बिजनेस हमें ये करना है कि हम सोच लें कि दिल्ली, मतलब बनारस से दिल्ली किसी को हम आधा घंटा में भेज देंगे, इतना फास्ट एरोप्लेन बनाएंगे, तो संभव नहीं है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है, मतलब सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं, हमें ऐसा सोचना है कि जो सच में पॉसिबल हो, जो सच में किया जा सकता हो, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, रियलिस्टिक कहेंगे, ठीक है। तो आर से क्या हो गया आपका, रियलिस्टिक हो गया। नेक्स्ट है टी। टी मीन्स होता है टाइमली, कि एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। जैसे हमने निर्धारित किया कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए एक टाइम फ्रेम ही होना चाहिए कि इतने टाइम के अंदर उस प्रोडक्ट को, उस गोल को हम अचीव कर लें। ऐसा नहीं है कि हमने प्लान तो कर लिया कि अभी हम एक क्या करेंगे, पेट्रोल से चलने वाली कार बनाएंगे। आज हमने प्लान किया और प्लान करके कार बनाना शुरू कर दिया 2022 में, और कार बनाते बनाते आ गया 2042। तब तक पता चला कि पेट्रोल तो बंद हो चुका है, अब तो आपकी ईवी यानी बैटरी या किसी अन्य ईंधन पर गाड़ियाँ चलने लगी, ठीक है। इसीलिए टाइमली किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गोल को, ठीक है, अचीव करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये टी मतलब होता है टाइमली, आंसर भी सही होगा आपका। 34, ये भी 4P जो है, ये भी बिजनेस से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। कह रहा है गुड सेल्स पिच आर, ठीक है। जो सेल्स पिच होते हैं, ठीक है, एक मतलब सेल्स पिच एक तरह से सेंटेंस हो गया सेल्स के लिए। अगर हम कोई मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए मतलब एक सेंटेंस या एक स्लोगन बोलते हैं, तो उसी को हम सेल्स पिच कह रहे हैं। तो उसमें जो शब्द हैं, 4 शब्द यूज होते हैं ना, 4P's लिखा हुआ है, 4 ऐसे शब्द जो पी से शुरू होते हैं। तो 3 यहाँ पर लिखा है, प्रॉमिस, पिक्चर, पिच। जैसे हमने जो वादा किया कि हम ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी हमने फोटो दिखाया, और उससे रिलेटेड हमने स्लोगन बोला। जैसे कि अगर हम टूथपेस्ट बना रहे हैं तो हमने कहा, पहले तो हमने क्या किया, प्रॉमिस किया कि ऐसा टूथपेस्ट बनाएंगे जो आपके दांत जो है चमका देगा, ठीक है। तो ये हमारी पिच हो गई कि हमने बोला कि दांत हम चमका देंगे, उसकी हमने फोटो भी दिखा दिया, प्रॉमिस भी किया कि हाँ इसको हम बनाने वाले। अब नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट होगा प्रूफ, कि हम प्रूफ करें कि हाँ सच में वो दांत जो है चमका रहा है, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर भी सही होगा। जो 4P होता है उसमें 4 शब्द होते हैं, क्या क्या होता है, प्रॉमिस, पिक्चर, पिच एंड प्रूफ। यहाँ पर आंसर आपके सामने है। 35 पर देखते हैं, 35 का भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। शोइंग द कस्टमर दैट योर प्रोडक्ट एक्चुअली वर्क्स एंड डज व्हाट इट सेज, ठीक है। अगर आप अपने कस्टमर को ये दिखाना चाहते हैं कि आपने सेल्स पिच में जो बोला, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे निर्मा वर्मा का ऐड आता है, चमकती सफ़ेदी, या वो इस तरह से कुछ इस प्रकार से। तो चमकदार सफ़ेदी, अगर वो कह रहे हैं कि चमकदार सफ़ेदी, ठीक है, तो चमकदार सफ़ेदी या कुछ इस तरह से जो सेंटेंस बोलते हैं। हालांकि बहुत से तो ऐड में ऐसे ही फर्जी बोला जाता है कि अखरोट तोड़ देंगे दांत से, कहेंगे इतना मजबूत उस पेस्ट को करने से हो जाता है दांत, तो ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन बहुत से ऐड ऐसे होते हैं जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि आपका प्रोडक्ट वास्तव में काम करता है, आप जो कहते हैं, जो कहता है वो करता है, जो बिक्री पिच में कहलाता है। मतलब जो सेंटेंस आप बेचते समय जो स्लोगन बोल रहे हैं उसमें कह रहे हैं चमकदार सफ़ेदी, तो उसको सच में वो चमकदार सफ़ेदी दे रहा है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे प्रूफ,
अगर सच में वो चमकदार सफ़ेदी दे रहा है, हम उसे दिखा रहे हैं, कस्टमर्स को क्या कर रहे हैं, शोविंग द कस्टमर, हम दिखा रहे हैं, तो क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्रूफ कहेंगे। ठीक है, आंसर डी। हालांकि बहुत से ऐड में तो प्रूफ नहीं दिखाते हैं, बस ऐसे ही हो जाता है। या फिर कुछ ऐड में आपने देखा होगा, बोलते हैं कि डेंटल एसोसिएशन फलाने द्वारा प्रमाणित, तो इसका मतलब क्या है, वो प्रूफ दे रहे हैं कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, पेप्सोडेंट बना रहे हैं फलाना, तो वो हमारा जो है प्रमाणित है। तो एक तरह से वो प्रूफ देते हैं कि नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो सही है। नेक्स्ट है योर फाइनल सेलिंग स्टेटमेंट। ठीक है, जो प्रोडक्ट आपने तैयार किया, उस फाइनली जब उसको बेच रहे हैं, तो उसके उस दौरान जो सेंटेंस बोला जाता है, स्टेटमेंट आप जो देते हैं, ठीक है, वन दैट विल इंश्योर सेल कॉल्ड। ठीक है, कि वही आपके जो है सेल्स को निर्धारित करता है कि आपकी सेल कैसे होने वाली है, आपका प्रोडक्ट कितना बेहतर बिकने वाला है। एक फाइनल सेंटेंस, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो हम जैसे एक फाइनल सेंटेंस उसके लिए तैयार करते हैं, स्लोगन लाइन तैयार करते हैं सेल्स के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ही पिच बोला जाता है। मैंने आपको अभी पहले ही बताया था, आंसर बी। ठीक है, अंतिम विक्रय विवरण, जो बिक्री सुनिश्चित करेगा, उसे क्या कहते हैं, तो वो यही है, उसको पिच कहते हैं। 38 द अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड। अगर आप किसी बिजनेस को करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं या सेवा मतलब सर्विस है, जैसे प्रोडक्ट इन द सेंस कि अगर आप कार बेच रहे हैं तो प्रोडक्ट हो गया, और अगर कार की सर्विसिंग कर रहे हैं तो सर्विस हो गया। तो वही कह रहा है कि या तो आप प्रोडक्ट बेच के या सर्विस के द्वारा अगर आप क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, उस राशि को क्या कहेंगे, मतलब सॉरी, द अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड सेल्स, उसको सेल्स कहते हैं। ये मतलब ट्रू फॉल्स पूछ रहा है कि जो आपने प्रोडक्ट बेचा या सर्विस बेची, तो उसको क्या आप सेल्स कहते हैं या सेल्स कह सकते हैं। हाँ, इसको सही है, मतलब कह सकते हैं, वो सेल्स ही होता है। जैसे अगर कोई कंपनी बाइक बनाती है और वो किसी महीने 10,000 बेचती है और किसी महीने 8,000 बेचती है, तो आपने देखा होगा, खबर आती है उसकी जो है इस महीने सेल्स डाउन हो गई या सेल उसकी बढ़ गई। ठीक है, तो वही चीज़ है, उसको क्या कहेंगे, सेल ही कहेंगे। ठीक है, आंसर आपका ये सही है, ट्रू होगा 38। 39 द मेथड ऑफ ट्रैकिंग आवर मनी दैट विल हेल्प मैनेज आवर फाइनेंस इज कॉल्ड। ठीक है, कह रहे हैं कि हम अपने पैसे को ट्रैक करने के तरीका जो हमें पैसे को मैनेज करने में मदद करता है, उसको क्या कहते हैं। जैसे अगर हम अपना ये देखें कि हमने कितना खर्च किया, कितना हमने कमाया, तो इस टाइप की चीज़ों को अगर हम मैनेज करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मनी मैनेजमेंट। क्या कहेंगे उसको, मनी मैनेजमेंट। अगर हम हिसाब लिख के रखते हैं कि हमने इतना कमाया, मतलब कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमने उस पर कितना खर्च किया, ठीक है, उस बिज़नेस को करने में कितने का सामान खरीदा, कितने प्रोडक्ट बना, और भी अन्य सैलरी में कितना खर्च हुआ, ये सब चीज़ें, और बेचने के बाद कितना पैसा मिला, और दोनों को हमने घटाया बढ़ाया, फिर हमें पता चला कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाएगा, ये सब मनी मैनेजमेंट कहलाएगा। ठीक है, आंसर आपका 39 का बी हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मैनेजिंग मनी हेल्प अस डिटरमाइन आवर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर हम अपने पैसे का मैनेजमेंट करेंगे तो हमें पता चल पाएगा कि हमारा कितना लाभ हुआ और हमें इस बिजनेस से कितना हानि हुआ। ये कैसे पता चलेगा, अगर हम अपने पैसों को मैनेज करेंगे तब। अगर हम उसका मैनेजमेंट ही नहीं करेंगे, कोई हिसाब ही नहीं रखेंगे कि कितना खर्च किया हमने, कितना आया, तो पता कहाँ से चलेगा कि लाभ हुआ है कि हानि मिला। ठीक है, तो इसका मतलब सेंटेंस क्या है, सेंटेंस सही है कि मैनेजमेंट से ही हमें पता चलता है कि लाभ है कि हानि है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा, ये बात सही है, ट्रू है। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन यानी 41 से आगे जो क्वेश्चन है 60 तक, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करवाएंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।